मौर्य वंश प्राचीन भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जो लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य अर्थात कौटिल्य की बुद्धिमत्ता और रणनीति की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ था। और ये साम्राज्य इतना व्यापक और शक्तिशाली था कि इसे प्राचीन भारत का पहला पैन इंडियन एम्पायर कहा जाता है, जिसमें राजनीतिक एकीकरण, प्रशासनिक कुशलता, आर्थिक समृद्धि, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विकास की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त हुईं जो सदियों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित करती रहीं। तथा मौर्य वंश का नाम संभवतः मौर्य जाति से लिया गया है, जो बौद्ध ग्रंथों में मोर पक्षी से जुड़ा हुआ बताया जाता है, या फिर कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था, जिससे मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई। और इस वंश की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें सबसे प्रमुख है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो राज्य शासन, अर्थव्यवस्था, जासूसी व्यवस्था, युद्ध नीति और राजकीय नीतियों का एक विस्तृत और व्यवस्थित ग्रंथ है। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज की रचना इंडिका, जो हालांकि मूल रूप में नहीं बची है, लेकिन उसके टुकड़े अन्य ग्रीक लेखकों के उद्धरणों में मिलते हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की भव्यता, नगर व्यवस्था, सेना और समाज का जीवंत वर्णन करती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सम्राट अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख हैं, जो पूरे साम्राज्य में फैले हुए हैं और जिनमें प्राकृत, ग्रीक, आरामेई और खरोष्ठी जैसी विभिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया है। तथा ये लेख धम्म की नीति, जन कल्याण और नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ जैसे दीपवंश, महावंश, अशोकावदान, दिव्यावदान, जैन ग्रंथ, पारिशिष्ट पर्वन तथा हिंदू पुराण जैसे विष्णु पुराण और वायु पुराण भी मौर्य वंश की वंशावली और घटनाओं का उल्लेख करते हैं। और पुरातात्विक प्रमाण जैसे अशोक के पॉलिश्ड सैंडस्टोन स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ, वैशाली का स्तंभ तथा विभिन्न स्थलों पर मिले शिलालेख और स्तूप, ये सब मिलकर मौर्य काल की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं और ये दिखाते हैं कि मौर्य साम्राज्य न केवल सैन्य और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था, बल्कि कला, वास्तुकला, धर्म प्रचार और जन कल्याण की दृष्टि से भी एक आदर्श राज्य था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को पहली बार एक सूत्र में बांधा और जिसकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति और राजनीति में जीवित है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था और उनका प्रारंभिक जीवन रहस्य और किंवदंतियों से भरा हुआ है। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे नंद वंश से संबंधित थे या निम्न वर्ग से थे, जबकि बौद्ध परंपराएं उन्हें क्षत्रिय वंश का बताती हैं और जैन परंपराएं उन्हें मौर्य क्षत्रिय कहती हैं। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के बाद 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में जो अराजकता और शक्ति का शून्य पैदा हुआ, उसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से पहले छोटे छोटे गणराज्यों को जीता, फिर मगध पर आक्रमण किया और अंत में नंद वंश के क्रूर और अलोकप्रिय शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य एक महान ब्राह्मण विद्वान थे, जिन्हें नंद राजा द्वारा अपमानित किया गया था और उन्होंने प्रतिशोध तथा भारत को एकजुट करने के संकल्प से चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया तथा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो राज्यक्राफ्ट का एक क्लासिक माना जाता है, जिसमें राजा के कर्तव्य, मंत्रियों की नियुक्ति, जासूसी तंत्र, कर व्यवस्था, युद्ध और शांति की नीतियां विस्तार से वर्णित हैं। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम की ओर किया, जहां सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे बुरी तरह पराजित किया, जिसके फलस्वरूप सेल्यूकस ने हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान के क्षेत्र छोड़ दिए और बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी भेंट किए तथा दोनों के बीच विवाह संबंध भी स्थापित हुए। मेगास्थनीज इसी संधि के बाद सेल्यूकस के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आए और उन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार की भव्यता, नगर व्यवस्था, सेना और समाज का जीवंत वर्णन किया। जहां एक विशाल सेना थी जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और हजारों रथ शामिल थे तथा नगर में 64 द्वार, 570 बुर्ज और एक गहरी खाई थी। समाज 7 वर्णों में विभाजित था: दार्शनिक, किसान, शिल्पकार, पशुपालक, सैनिक, अधिकारी और जासूस। तथा राजा का जीवन अत्यंत अनुशासित था, जहां वो जनता के बीच न्याय करता था, शिकार करता था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे।
चंद्रगुप्त ने केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसमें प्रांतों को राजकुमारों के अधीन रखा गया। कर व्यवस्था सुव्यवस्थित थी, व्यापार और कृषि को प्रोत्साहन दिया गया, तथा अंत में उन्होंने जैन धर्म अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर श्रवणबेलगोला में सल्लेखनाद्रत द्वारा उपवास से देह त्याग किया, जो लगभग 298 ईसा पूर्व हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार सत्ता पर बैठा, जिसने 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। ग्रीक स्रोतों में उसे अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का संहारक कहा गया है। उसने पिता की नीतियों को जारी रखा और साम्राज्य को और मजबूत किया, दक्षिण भारत की ओर विस्तार किया। हालांकि कलिंग अभी भी स्वतंत्र था। कुछ स्रोतों के अनुसार उसने 16 राज्यों को जीता और साम्राज्य को 2 समुद्रों के बीच फैलाया। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, जिन्हें पहले सुसीम और फिर अशोक ने दबाया। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था और उसके दरबार में विदेशी दूत आते थे, जैसे मिस्र के टॉलेमी फिलाडेल्फियस और एंटियोक से। उसका शासन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, जिसमें आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधार हुए। दक्षिण के चोल, पांड्य, चेर और केरापुत्र जैसे राज्य नाममात्र के अधीन थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें अशोक विजयी हुए। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान शासक थे, जिनका शासन 268 से 232 ईसा पूर्व तक चला। प्रारंभ में वे चंडाशोक कहलाते थे, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने भाइयों से संघर्ष किया और कुछ ग्रंथों में उन्हें 100 भाइयों की हत्या करने वाला बताया गया है। हालांकि ये संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है। उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति जारी रखी और 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आधुनिक उड़ीसा था, जो एक शक्तिशाली और स्वतंत्र गणराज्य था। अशोक ने विशाल सेना भेजी और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और असंख्य घायल हुए। अशोक के 13वें प्रमुख शिलालेख में वे स्वयं लिखते हैं कि युद्ध की भयावहता देखकर उन्हें गहरा पछतावा हुआ। नदियां खून से लाल हो गईं, विधवाएं और अनाथ बच्चे रो रहे थे और ये दृश्य असहनीय था। ये कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य का अंतिम बड़ा विजय अभियान था, जिसके बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म की शरण में गए। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि वे पहले से ही बौद्ध प्रभाव में थे। कलिंग युद्ध उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें चंडाशोक से धर्माशोक बना दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म को राज्य नीति का आधार बनाया। धम्म कोई संप्रदाय विशेष नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के लिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत थे, जैसे अहिंसा, सत्य, दया, करुणा, माता-पिता और गुरुओं का सम्मान, बुजुर्गों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सहिष्णुता। उन्होंने पूरे साम्राज्य में शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए, जिनमें धम्म के सिद्धांत लिखवाए, जैसे प्रमुख शिलालेख 14 हैं, लघु शिलालेख 7 हैं, स्तंभ लेख 7 हैं तथा गुहा लेख भी हैं। इनमें वे स्वयं को देवानाम प्रियदर्शी राजा कहते हैं और जनता से धम्म पालन की अपील करते हैं। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो धम्म का प्रचार और जन कल्याण के कार्य देखते थे। अस्पताल बनवाए, मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए औषधीय पौधे लगवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, विशेषकर कुछ पक्षियों और जानवरों की, तथा विदेशों में धम्म मिशनरी भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए, जहां उन्होंने राजा देवानाम प्रियतिस्स को बौद्ध बनाया और बोधि वृक्ष की शाखा लेकर गए, जो आज भी अनुराधापुर में है। अशोक ने ग्रीक राजाओं जैसे एंटियोक्स, सीरियाई, टॉलेमी, मिस्री, एंटीगोनस, मैसिडोनियाई, मेगस, अलेक्जेंड्रिया और अन्य तक धम्म संदेश भेजे। उनके शिलालेखों में ग्रीक और आरामी भाषाओं का प्रयोग इसी का प्रमाण है। अशोक का प्रशासन जन कल्याणकारी था। वे स्वयं प्रांतों का दौरा करते थे, जासूसों से जनता की समस्याएं जानते थे और न्याय करते थे। मौर्य प्रशासन अत्यंत विकसित और केंद्रीकृत था। राजा सर्वोच्च था, मंत्री परिषद और तीर्थ नामक उच्च अधिकारी सहायता करते थे। साम्राज्य 4 प्रमुख प्रांतों में विभाजित था: तोसली पूर्व, उज्जैन पश्चिम, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और सुवर्णगिरी दक्षिण, जिनके अधीन राजकुमार या विश्वसनीय अधिकारी होते थे। स्थानीय स्तर पर ग्रामिका, नागरिका और गोप जैसे अधिकारी थे। कर व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। भूमि कर, व्यापार कर और उद्योगों पर राज्य नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी, लेकिन खनन, शिल्प और व्यापार भी फले फूले। सड़कें जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ व्यापार को बढ़ावा देती थीं। मुद्रा प्रणाली एक समान थी, पंचमार्क सिक्के प्रचलित थे। सेना विशाल और अनुशासित थी, जिसमें पैदल, घोड़े, हाथी और रथ शामिल थे।
जासूसी तंत्र अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर व्यवस्था के अनुसार कार्य करता था। मौर्य काल में कला और वास्तुकला का भी अद्भुत विकास हुआ। हालांकि लकड़ी के कारण बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा है वो उत्कृष्ट है, जैसे अशोक के स्तंभ जो एक ही पत्थर से तराशे गए और अत्यंत पॉलिश्ड हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ जिसमें 4 सिंह पीठ पर बैठे हैं और नीचे चक्र है, आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसी प्रकार वैशाली, लौरिया और संची के स्तंभ स्तूपों का निर्माण और विस्तार हुआ। संची और भारहुत के स्तूप मौर्यकालीन है। गुफाएं जैसे बाराबर और नागार्जुनी हिल्स की गुफाएं अशोक और दशरथ ने आजीविकों को दान की। मौर्य कला में विदेशी प्रभाव भी दिखता है, जैसे पर्सियन और ग्रीक स्तंभ शैली। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में पतन की प्रक्रिया शुरू हुई। उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे, जैसे कुणाल, संप्रति, दशरथ, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वन और अंतिम बृहद्रथ। साम्राज्य के विशाल आकार के कारण प्रांतों में विद्रोह बढ़े। आर्थिक संकट आया क्योंकि अशोक की जन कल्याणकारी नीतियों और मिशनरियों पर भारी खर्च हुआ। ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट था क्योंकि बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन मिला। उत्तर पश्चिम में यूनानी आक्रमण हुए और अंत में 185 ईसा पूर्व सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ, जैसे कमजोर उत्तराधिकारी, अत्यधिक केंद्रीकरण, आर्थिक दबाव, धार्मिक नीतियों से असंतोष और बाहरी आक्रमण। लेकिन इसकी विरासत अमर है। इसने भारत को राजनीतिक एकता दी, बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार किया, सहिष्णुता और अहिंसा के सिद्धांत स्थापित किए, प्रशासनिक मॉडल दिया जो बाद के साम्राज्यों जैसे गुप्त और मुगल तक प्रभावी रहा, कला और वास्तुकला की नींव रखी और सबसे महत्वपूर्ण ये सिखाया कि एक साम्राज्य युद्ध और विजय से नहीं बल्कि धम्म और नैतिकता से जीता जा सकता है। मौर्य वंश की कहानी शक्ति के उदय, परिवर्तन और पतन की एक अनंत कथा है जो भारतीय इतिहास को गौरव प्रदान करती है और आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस साम्राज्य ने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और बुद्धिमत्ता पूरे उपमहाद्वीप को बदल सकती है और कैसे एक शासक का हृदय परिवर्तन विश्व इतिहास को नई दिशा दे सकता है। मौर्यकाल वो दौर था जब भारत विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभरा और जिसकी छाप सदियों तक बनी रही, चाहे वो अशोक के स्तंभ हों जो आज भी खड़े हैं या धम्म के सिद्धांत जो गांधी और आधुनिक अहिंसा आंदोलनों में प्रतिबिंबित होते हैं। मौर्य वंश भारतीय गौरव की अमर गाथा है। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय और साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हालांकि सटीक तिथि और स्थान के बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे एक निम्न कुल से थे और उनकी माता का नाम मूरा था, जिससे मौर्य शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। जैन परंपरा उन्हें क्षत्रिय वंश का बताती है और कहती है कि वे मौर्य गोत्र से संबंधित थे, जबकि कुछ विद्वान उन्हें नंद वंश से जुड़ा मानते हैं। उनका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। किंवदंती है कि चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, ने एक बालक को खेलते देखा और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे चुन लिया। चाणक्य तक्षशिला के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्हें नंद राजा धनानंद ने अपमानित किया था। इस अपमान का बदला लेने और भारत को एक मजबूत राज्य बनाने के संकल्प से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला, अर्थशास्त्र और राजनीति का प्रशिक्षण दिया। तक्षशिला उस समय विश्व का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां चंद्रगुप्त ने ग्रीक और भारतीय दोनों परंपराओं की शिक्षा प्राप्त की। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व उस समय की सबसे बड़ी घटना थी, जिसने उत्तर पश्चिम भारत को अस्थिर कर दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी डायडोकी आपस में लड़ने लगे और पंजाब से सिंध तक छोटे छोटे गणराज्य और क्षत्रप उभरे। इस अराजकता का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र के छोटे राज्यों को जीता। चाणक्य की रणनीति थी कि पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत किया जाए, फिर मगध पर आक्रमण। उन्होंने एक छोटी लेकिन अनुशासित सेना तैयार की और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने सिंधु नदी के क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर पूर्व की ओर बढ़े। मगध पर आक्रमण सबसे कठिन चुनौती थी। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद अत्यंत धनी लेकिन क्रूर और अलोकप्रिय था। उसके पास विशाल सेना और अकूत धन था, लेकिन जनता उससे नफरत करती थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सलाह दी कि सीधे युद्ध के बजाय आंतरिक विद्रोह और जासूसी का सहारा लिया जाए। किंवदंती है कि चाणक्य ने नंद दरबार में एक ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किया और धनानंद के मंत्रियों को अपने पक्ष में किया। अंत में 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त
ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद को पराजित कर मार डाला। इस विजय के साथ मौर्य साम्राज्य की औपचारिक स्थापना हुई। पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, साम्राज्य की राजधानी बना। यह नगर उस समय विश्व के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में से एक था। चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा सैन्य अभियान उत्तर पश्चिम में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ था। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया ताकि सिकंदर की विरासत को पुनः स्थापित कर सके, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना ने उसे बुरी तरह हराया। युद्ध के बाद संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी भेंट किए, जो उस समय ग्रीक सेनाओं के लिए अमूल्य थे। दोनों के बीच विवाह संबंध भी स्थापित हुए। संभवतः सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त या उनके उत्तराधिकारी से हुआ। इस संधि के बाद ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए और कई वर्षों तक रहे। उनकी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त के दरबार, नगर और समाज का विस्तृत वर्णन है। चंद्रगुप्त का दरबार अत्यंत भव्य और अनुशासित था। मेगास्थनीज लिखते हैं कि राजा दिन में 4 भागों में बांटकर काम करता था। सुबह न्याय, दिन में सैन्य निरीक्षण, शाम में मंत्रियों से विचार विमर्श और रात में विश्राम। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। वे कभी एक ही बिस्तर पर नहीं सोते थे। सेना विशाल थी, लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और हजारों रथ। पाटलिपुत्र की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर लकड़ी की ऊंची दीवार थी, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, साथ ही गहरी खाई। समाज 7 वर्णों में विभाजित था: दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, सैनिक, निरीक्षक और राजकीय सलाहकार। जासूसी व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि राजा को हर घटना की तुरंत जानकारी मिलती थी। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, जिनके प्रमुख राजकुमार या विश्वसनीय अधिकारी होते थे। कर व्यवस्था सुव्यवस्थित थी: भूमि कर, भाग, व्यापार कर, उद्योगों पर राज्य नियंत्रण। कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। राज्य ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं। व्यापार फला फूला, विशेषकर रोम और ग्रीस से। सड़कें और विश्राम गृह बनवाए गए। चंद्रगुप्त का शासन कठोर लेकिन न्यायपूर्ण था। वे स्वयं जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनते थे। अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त जैन धर्म की ओर मुड़े। जैन भिक्षु भद्रबाहु के प्रभाव में उन्होंने राज्य त्याग दिया और पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपी। वे दक्षिण की ओर गए और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना व्रत लिया, उपवास द्वारा देह त्याग। ये घटना लगभग 298 ईसा पूर्व की है। चंद्रगुप्त ने मात्र 40-45 वर्ष की आयु में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और भारत को पहली बार राजनीतिक एकता प्रदान की। उनका शासन सैन्य विजय, प्रशासनिक कुशलता और दूरदर्शिता का अद्भुत उदाहरण है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि उनके शासन में अपराध इतने कम थे कि दरवाजे खुले रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के उन दुर्लभ व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने शून्य से शुरू करके एक महान साम्राज्य खड़ा किया और अंत में वैराग्य को चुना। उनकी विरासत ने मौर्य वंश को अमर बना दिया। बिंदुसार का शासन और साम्राज्य की मजबूती। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य वंश के दूसरे सम्राट लगभग 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। उनका शासनकाल लगभग 25-28 वर्षों का था, जो पिता की विजयों को संरक्षित करने और साम्राज्य को और मजबूत बनाने का दौर था। ग्रीक स्रोतों में उन्हें अमित्रघात या अमित्रघन कहा गया है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का संहारक या शत्रुओं का नाश करने वाला। ये नाम उनकी सैन्य शक्ति और विजयों को दर्शाता है। कुछ भारतीय ग्रंथों में उन्हें भद्रसार या सिंहसेन जैसे नामों से भी पुकारा गया है। बिंदुसार की माता दुर्धारा थीं और किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म एक विष की बूंद से संबंधित था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की रानी गर्भवती थीं जब उन्हें विष दे दिया गया, लेकिन चाणक्य ने अंतिम बूंद बचाकर बच्चे को जीवित रखा, जिससे बिंदुसार नाम पड़ा। बिंदु अर्थात बूंद। बिंदुसार ने पिता चंद्रगुप्त की नीतियों को जारी रखा और साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की ओर किया। चंद्रगुप्त के समय तक साम्राज्य उत्तर में हिमालय से, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में बंगाल तक फैला था, लेकिन दक्षिण में कई स्वतंत्र राज्य थे। बिंदुसार ने दक्कन क्षेत्र और दक्षिण के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उन्होंने कई राज्यों को जीता। कुछ स्रोत कहते हैं कि 16 शहरों या राज्यों को, जिससे साम्राज्य 2 समुद्रों के बीच फैल गया, अर्थात बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक। हालांकि कलिंग, आधुनिक ओडिशा, अभी भी स्वतंत्र रहा, जो बाद में अशोक ने जीता।
दक्षिण के चोल, पांड्य, चेर और सत्यपुत्र जैसे राज्य बिंदुसार के समय नाममात्र के अधीन थे या मित्रता संबंध रखते थे। ये विस्तार मुख्यतः कूटनीति और सैन्य अभियानों से हुआ, लेकिन बड़े युद्धों के प्रमाण कम हैं। बिंदुसार की सेना पिता की तरह विशाल और अनुशासित थी, जो साम्राज्य की स्थिरता का आधार बनी। बिंदुसार का शासन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और स्थिर था। उन्होंने चाणक्य की अर्थशास्त्र आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। राजधानी पाटलिपुत्र उस समय विश्व का एक प्रमुख नगर था, जहां भव्य महल, चौड़ी सड़कें, मजबूत किले और समृद्ध बाजार थे। मेगिस्थनीज का वर्णन चंद्रगुप्त काल का है, लेकिन बिंदुसार के समय भी ये भव्यता बरकरार रही। अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और उद्योगों पर आधारित थी। राज्य नियंत्रित खनन, शिल्प और व्यापार से समृद्धि बढ़ी। बिंदुसार ने विदेशी संबंधों को मजबूत किया। ग्रीक स्रोतों से पता चलता है कि उनके दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस और सीरिया के एंटिओक्स जैसे राजाओं के दूत आए। एंटिओक्स ने डायनीसियस नामक राजदूत भेजा, जबकि बिंदुसार ने मिस्र से कुछ विशेष वस्तुएं मांगी थीं, जैसे मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। टॉलमी ने मजाक में कहा कि दार्शनिक तो नहीं भेज सकता, लेकिन अन्य वस्तुएं भेजी। ये विदेश नीति साम्राज्य की प्रतिष्ठा दर्शाती है। बिंदुसार धार्मिक रूप से अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जो एक गैर वैदिक संप्रदाय था और भाग्यवाद पर विश्वास करता था। ये संप्रदाय जैन और बौद्ध से अलग था, लेकिन सहिष्णुता की नीति के तहत सभी धर्मों को संरक्षण मिलता था। उनके पुत्र अशोक प्रारंभ में बौद्ध प्रभाव में थे, लेकिन बिंदुसार ने सभी को स्वतंत्रता दी। साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण घटना तक्षशिला में विद्रोह थी। तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में उस समय प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां विश्व भर से विद्यार्थी आते थे। वहां 2 बार विद्रोह हुए। पहला बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम ने दबाया, लेकिन असफल रहा। दूसरा अशोक ने सफलतापूर्वक कुचल दिया। ये घटना अशोक की सैन्य क्षमता दिखाती है और उत्तराधिकार संघर्ष की शुरुआत थी। बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व में हुई, जिसके बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। उनके कई पुत्र थे, सुसीम, अशोक, विट्याशोक आदि। ग्रंथों में कहा जाता है कि अशोक ने भाइयों से युद्ध करके सत्ता प्राप्त की। बिंदुसार का शासन मौर्य साम्राज्य के लिए एक संक्रमण काल था, विजयों को स्थिर करने और अशोक जैसे महान शासक के लिए आधार तैयार करने वाला। उन्होंने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, विदेशी संबंध बढ़ाए और प्रशासन को सुचारू रखा। हालांकि उनके बारे में जानकारी चंद्रगुप्त और अशोक जितनी विस्तृत नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत शिलालेख नहीं मिले, लेकिन वे मौर्य वंश की मजबूती के एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। बिंदुसार ने पिता की सैन्य विरासत को संरक्षित रखा और पुत्र को एक विशाल, स्थिर साम्राज्य सौंपा, जो बाद में अशोक के धम्म विजय का आधार बना। उनका शासन शांति, समृद्धि और दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिसने मौर्य साम्राज्य को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने में योगदान दिया। अशोक का प्रारंभिक शासन और कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे प्रमुख शासक, जिन्हें इतिहास धर्माशोक या अशोक महान के नाम से जाना जाता है, लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। उनका राज्याभिषेक बिंदुसार की मृत्यु के लगभग 4 वर्ष बाद हुआ, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए उत्तराधिकार संघर्ष चला। बौद्ध ग्रंथों जैसे अशोकावदान और दिव्यावदान में वर्णन है कि अशोक ने अपने भाइयों से युद्ध किया और कई को मार डाला। कुछ कथाओं में 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख है, हालांकि ये अतिशयोक्ति हो सकती है। प्रारंभिक जीवन में अशोक को चंडाशोक कहा जाता था, क्योंकि वे आक्रामक और महत्वाकांक्षी थे। बिंदुसार के समय वे उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर रहे, जहां उन्होंने विद्रोह दबाए और सैन्य अनुभव प्राप्त किया। सत्ता मिलते ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मौर्य साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचाया। अशोक का प्रारंभिक शासन सैन्य विजयों पर केंद्रित था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने पहले ही विशाल साम्राज्य बना लिया था, लेकिन पूर्वी तट पर कलिंग एक शक्तिशाली और स्वतंत्र गणराज्य था। कलिंग, आधुनिक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां बंदरगाहों से विदेशी व्यापार होता था। ये मौर्य साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे दक्षिण भारत पर नियंत्रण मजबूत होता। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये मौर्य इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। अशोक ने अपनी विशाल सेना, पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ कलिंग भेजी। कलिंग की सेना भी बहादुर थी और उन्होंने जमकर मुकाबला किया। युद्ध
दया नदी के तट पर लड़ा गया। अशोक के अपने शिलालेखों, विशेषकर 13वें प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन है, जो इतिहास की दुर्लभ घटना है जहां विजेता स्वयं युद्ध की भयावहता का उल्लेख करता है। युद्ध में कलिंग की हार हुई, लेकिन कीमत भारी थी। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और असंख्य घायल हुए या भूख प्यास से मरे। दया नदी लाल हो गई, शवों से मैदान भर गया, विधवाएं और अनाथ बच्चे रो रहे थे। अशोक स्वयं युद्ध क्षेत्र का दौरा करने गए और ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। शिलालेख में वे लिखते हैं, युद्ध की ये भयानकता देखकर देवानाम प्रिय यानी अशोक को गहरा दुख और पश्चाताप हुआ। ये युद्ध मौर्य साम्राज्य का अंतिम बड़ा सैन्य अभियान था। कलिंग की विजय से साम्राज्य पूर्ण हो गया, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक। लेकिन इस विजय ने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग युद्ध अशोक के लिए एक आध्यात्मिक संकट का कारण बना। पहले वे ब्राह्मण या अजीविक प्रभाव में थे, लेकिन युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उपगुप्त नामक भिक्षु ने उन्हें बौद्ध बनाया। अशोक ने हिंसा त्याग दी और धम्म विजय की नीति अपनाई। वे चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। ये परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि राज्य नीति का आधार बना। कलिंग युद्ध ने दिखाया कि युद्ध कितनी भी बड़ी हो, वो स्थायी शांति नहीं देती। अशोक ने शिलालेख में लिखा कि अब वे धम्म से विजय प्राप्त करेंगे, जो युद्ध से कहीं श्रेष्ठ है। कलिंग युद्ध मौर्य इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। इसने साम्राज्य को भौतिक रूप से पूर्ण किया, लेकिन अशोक को अहिंसा और करुणा का प्रचारक बनाया। युद्ध की स्मृति में अशोक ने धौली में शिलालेख स्थापित किए और पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। ये युद्ध न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास में एक उदाहरण है, जहां एक शासक ने युद्ध की भयावहता से सीख लेकर शांति का मार्ग चुना। अशोक का ये परिवर्तन बाद के अध्यायों में धम्म नीति के रूप में विस्तार से उभरेगा, जो मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत बनी। अशोक का धम्म विजय और सुधार। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के जीवन और शासन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। युद्ध की भयावहता और मानवीय पीड़ा देखकर उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ, जिसने उन्हें हिंसा के मार्ग से हटाकर अहिंसा और नैतिकता के पथ पर ला खड़ा किया। अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि वे पहले से ही बौद्ध प्रभाव में थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने धम्म की अवधारणा को विकसित किया, जो कोई संप्रदाय विशेष नहीं था, बल्कि एक सार्वभौमिक नैतिक कोड था, सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए लागू होने वाला। धम्म के मुख्य सिद्धांत थे अहिंसा, सत्य बोलना, दया करुणा, माता पिता और गुरुओं का सम्मान, बुजुर्गों की सेवा, दान, संयम, पशु पक्षियों के प्रति दया, सहिष्णुता और पर्यावरण संरक्षण। अशोक ने धम्म को विजय का सबसे श्रेष्ठ रूप माना, धम्म विजय, जो युद्ध से नहीं बल्कि नैतिकता से प्राप्त होती है। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए पूरे साम्राज्य में शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए। ये लेख विभिन्न भाषाओं और लिपियों में है, मुख्यतः प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रीक, आरामाई और खरोष्ठी लिपियों में भी। प्रमुख शिलालेख 14 हैं, लघु शिलालेख 7, स्तंभ लेख 7 और कुछ गुहा लेख भी हैं। इनमें अशोक स्वयं को देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी राजा कहते हैं और जनता से धम्म पालन की अपील करते हैं। उदाहरण के लिए 13वें प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का पश्चाताप वर्णित है, जबकि अन्य में धम्म के सिद्धांत और जन कल्याण के कार्य बताए गए हैं। ये लेख आज भी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में विभिन्न स्थलों पर मिलते हैं, जैसे धौली, ओडिशा, गिरनार, गुजरात, शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान और लौरिया, नंदनगढ़, बिहार। अशोक ने धम्म को लागू करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म महामात्र, जो धम्म का प्रचार करते थे, जनता की शिकायतें सुनते थे, धर्मार्थ कार्यों की देखभाल करते थे और विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय बनाते थे। ये अधिकारी पूरे साम्राज्य में घूमते थे और महिलाओं, गरीबों तथा बंदियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देते थे। अशोक ने जन कल्याणकारी कार्यों की झड़ी लगा दी। मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, औषधीय पौधे लगवाए, सड़कें और कूड़े बनवाए, यात्रियों के लिए विश्राम गृह स्थापित किए, छायादार वृक्षों की पंक्तियां लगवाईं ताकि राहगीर आराम कर सकें।
पशु हत्या पर कड़े प्रतिबंध लगाए। कुछ जानवरों और पक्षियों की हत्या पूरी तरह वर्जित कर दी और बलि प्रथा पर रोक लगाई। ये सुधार उस समय के लिए क्रांतिकारी थे और राज्य को एक कल्याणकारी रूप दिया। अशोक का सबसे बड़ा योगदान धम्म का विदेशी प्रचार था। उन्होंने मिशनरियां भेजीं जो बौद्ध धर्म और धम्म के सिद्धांत फैलाने गईं। उनके पुत्र महेंद्र या महिंद और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए, जहां उन्होंने राजा देवानाम प्रिय तिस्स को बौद्ध बनाया और एक बोधि वृक्ष की शाखा लेकर गईं जो आज अनुराधापुर में है। अन्य मिशनरी ग्रीक राज्यों में गए, जैसे सीरिया के एंटीऑक्स, मिस्र के टॉलमी, मैसिडोनिया के एंटिगोनस, साइरीन के मेगस और एपिरस के अलेक्जेंडर तक धम्म संदेश पहुंचे। इन क्षेत्रों में ग्रीक भाषा में शिलालेख मिले हैं जो धम्म के सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और भूमध्य सागर तक धम्म का प्रभाव फैला। ये विश्व इतिहास की पहली सुनियोजित धार्मिक मिशनरी गतिविधि थी। अशोक का धम्म सहिष्णुता पर आधारित था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ब्राह्मण, जैन, आजीवक और बौद्ध सभी को संरक्षण दिया। शिलालेखों में वे कहते हैं कि अन्य धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये नीति साम्राज्य की विविधता को बनाए रखने में सहायक थी। अशोक स्वयं प्रांतों का दौरा करते थे, धम्म यात्राएं करते थे और जनता से सीधे संवाद करते थे। उनका प्रशासन पारदर्शी और जन केंद्रित था। धम्म विजय और सुधारों ने मौर्य साम्राज्य को न केवल शक्तिशाली बल्कि नैतिक रूप से ऊंचा बनाया। ये दौर भारतीय इतिहास का एक आदर्श युग है, जहां एक शासक ने शक्ति को करुणा और न्याय से जोड़ा। अशोक की ये विरासत बाद के शासकों और आधुनिक विचारकों जैसे गांधी को प्रेरित करती रही। धम्म ने भारत को शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सेना। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन प्राचीन विश्व के सबसे विकसित और केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्रों में से एक था, जो मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित था। ये व्यवस्था राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करती थी, लेकिन उसे मंत्री परिषद और विभिन्न अधिकारियों की सहायता प्राप्त थी। राजा को चक्रवर्ती की तरह देखा जाता था, जो पूरे साम्राज्य का केंद्र था। मंत्रिपरिषद में उच्च अधिकारी जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज शामिल होते थे। तीर्थ नामक 18 उच्च अधिकारी विभिन्न विभागों के प्रमुख थे, जैसे कर संग्रह, खनन, व्यापार, सेना आदि। जासूसी व्यवस्था अत्यंत मजबूत थी। गुप्तचर राजा को हर जानकारी देते थे, जिससे विद्रोह या भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रहता था। साम्राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों में विभाजित किया गया था: तोसली पूर्व, राजधानी कलिंग; उज्जैन पश्चिम, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और सुवर्णगिरी दक्षिण। इन प्रांतों के प्रमुख कुमार या राजकुमार या विश्वसनीय अधिकारी होते थे। स्थानीय स्तर पर राजुक, जो जिलों के अधिकारी थे, युक्त, लेखा अधिकारी और ग्रामिका, ग्राम प्रमुख कार्य करते थे। नगर प्रशासन में नागरिका प्रमुख था। ये व्यवस्था इतनी कुशल थी कि विशाल साम्राज्य में एक रूपता बनी रही। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन राज्य नियंत्रित उद्योग, व्यापार और खनन भी महत्वपूर्ण थे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने सिंचाई व्यवस्था विकसित की, नहरें, कुएं और जलाशय बनवाए। भूमि कर भाग मुख्य आय का स्रोत था, जो उपज का 1/6 से 1/4 तक होता था। राज्य के स्वामित्व वाली भूमियां भी थीं, जहां मजदूर कार्य करते थे। शिल्प और उद्योग राज्य नियंत्रण में थे: खनन, धातु कार्य, कपड़ा बुनाई, आभूषण निर्माण आदि। व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों फला फूला। उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ जैसी सड़कें व्यापारियों को जोड़ती थीं। विदेशी व्यापार ग्रीक, रोमन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से होता था। मुद्रा प्रणाली में पंचमार्क्ड सिक्के प्रचलित थे, जो अर्थव्यवस्था की एकरूपता दर्शाते थे। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया: किसान, शिल्पकार, पशुपालक आदि, जो कर मुक्त या विशेषाधिकार प्राप्त थे। अशोक के समय जन कल्याणकारी कार्यों से अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। मौर्य सेना विश्व की सबसे बड़ी और अनुशासित सेनाओं में से एक थी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और हजारों रथ थे। सेना 4 भागों में विभाजित थी: पैदल, अश्वारोही, हाथी और रथ। युद्ध हाथी मौर्य सेना की विशेषता थे, जो दुश्मन सेनाओं को भयभीत करते थे। सेल्यूकस को 500 हाथी मिले थे। सेना का रखरखाव राज्य करता था और प्रशिक्षण कड़ा था।
अर्थशास्त्र में युद्ध नीति, किले निर्माण और जासूसी का विस्तार है। अशोक ने कलिंग के बाद युद्ध त्यागा, लेकिन सेना को बनाए रखा धम्म रक्षा के लिए। बुनियादी ढांचे में सड़कें प्रमुख थीं, उत्तरापथ जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक था, और अन्य मार्ग व्यापार और सेना आवागमन के लिए। ये प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य ढांचा मौर्य साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बनाता था कि वो सदियों तक भारतीय इतिहास का आदर्श रहा। ये व्यवस्था न केवल नियंत्रण रखती थी, बल्कि जन कल्याण और समृद्धि भी सुनिश्चित करती थी, जो बाद के साम्राज्यों जैसे गुप्त और मुगल के लिए प्रेरणा बनी। मौर्यकाल की कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विकास। मौर्यकाल 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण युग था, जो राजकीय संरक्षण और विदेशी प्रभावों का अनोखा मिश्रण दर्शाता है। हालांकि मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से लकड़ी के निर्माण पर आधारित था, जिसके कारण बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो पत्थर की रचनाएं बची हैं वे अत्यंत उत्कृष्ट हैं। मौर्य कला में पर्शियन यानी ईरानी और हेलेनिस्टिक प्रभाव स्पष्ट दिखता है, क्योंकि चंद्रगुप्त के सेल्यूकस से संबंध और अशोक के धम्म प्रचार से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। मौर्य कला की मुख्य विशेषताएं हैं एक ही पत्थर से तराशे गए चमकदार पॉलिश्ड स्तंभ, रॉक कट गुफाएं, स्तूप और मूर्ति कला। ये कला मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्म से प्रेरित थी, लेकिन लोक देवताओं, यक्ष यक्षी की मूर्तियां भी प्रमुख हैं। सबसे प्रसिद्ध मौर्य रचना अशोक के स्तंभ हैं, जो चूना पत्थर या बलुआ पत्थर से बने हैं और उन पर उच्च चमक वाली पॉलिश है, जो ईरानी अकेमेनिट स्तंभों से प्रेरित है। ये स्तंभ 12-15 मीटर ऊंचे हैं और एक ही पत्थर से तराशे गए हैं। सबसे उत्कृष्ट है सारनाथ का सिंह स्तंभ यानी लायन कैपिटल, जहां 4 सिंह पीठ पर बैठे हैं और नीचे अभय मुद्रा में चक्र है। ये आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अन्य प्रमुख स्तंभ वैशाली, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और संकिसा में हैं। इन पर अशोक के धम्म संबंधी शिलालेख उत्कीर्ण हैं। स्तंभों की राजधानी यानी कैपिटल में पशु आकृतियां, सिंह, हाथी, बैल हैं, जो शक्ति और धम्म का प्रतीक हैं। स्तूप निर्माण मौर्यकाल की एक और बड़ी उपलब्धि थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कई स्तूप बनवाए या पुराणों का विस्तार किया। सबसे प्रसिद्ध है सांची का महान स्तूप, मध्य प्रदेश, जिसकी मूल संरचना मौर्यकालीन है। ईंटों से बना गोलाकार ढांचा, जिस पर अशोक ने पत्थर की रेलिंग और तोरण द्वार जोड़े। हालांकि तोरण शुंग काल के हैं, लेकिन मूल स्तूप अशोक का है। अन्य स्तूप पिपरहवा, वैशाली और सारनाथ में हैं। स्तूप बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए बनाए गए थे और धम्म यात्रा के केंद्र थे। रॉक कट वास्तुकला यानी पत्थर काटकर गुफाएं बनाना मौर्यकाल की अनोखी देन है। सबसे पुरानी और उत्कृष्ट हैं बाराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं, बिहार। बाराबर की लोमश ऋषि, सुदामा और विश्व जोपरी गुफाएं अशोक ने बनवाईं, जबकि नागार्जुनी की गुफाएं उनके पोते दशरथ ने आजीविक संप्रदाय को दान कीं। इन गुफाओं की दीवारें इतनी चमकदार पॉलिश वाली हैं कि आज भी आईने जैसी चमकती हैं। लोमश ऋषि गुफा के प्रवेश द्वार पर चौखट और मेहराब ईरानी प्रभाव दिखाते हैं। ये गुफाएं ध्यान और निवास के लिए थीं। मौर्य मूर्तिकला में यक्ष और यक्षी की मूर्तियां प्रमुख हैं, जो लोक देवताओं की थीं। सबसे प्रसिद्ध है दीदारगंज यक्षी, पटना संग्रहालय, जो चमकदार पत्थर से बनी है और हाथ में चवर लिए खड़ी है। ये मौर्य पॉलिश की उत्कृष्ट उदाहरण है। अन्य यक्ष मूर्तियां पारखम और बेसनगर में मिली हैं। ये मूर्तियां प्रकृति पूजा और उर्वरता का प्रतीक हैं। मौर्यकाल में बुद्ध की मानव आकृति नहीं बनाई जाती थी, बल्कि प्रतीकों, पदचिन्ह, बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता था। मिट्टी के बर्तन NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी उच्च गुणवत्ता के थे। मौर्य कला राजकीय थी, लेकिन धम्म और जन कल्याण से प्रेरित। ये भारतीय कला की आधारशिला बनी, जो बाद में गुप्त काल तक प्रभावी रही। विदेशी प्रभावों को भारतीय परंपरा में समाहित करके मौर्य कलाकारों ने एक नई शैली की नींव रखी, जो सहिष्णुता और सौंदर्य का प्रतीक है। ये काल दिखाता है कि कैसे राजनीतिक शक्ति सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। मौर्य साम्राज्य का पतन और विरासत। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद मौर्य साम्राज्य में पतन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। अशोक के बाद आने वाले शासक कमजोर और अक्षम सिद्ध हुए, जिसने विशाल साम्राज्य को संभालने में असफलता दिखाई। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी थे कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वन और अंतिम बृहद्रथ। ये शासक ना तो चंद्रगुप्त जैसे विजेता थे, न अशोक जैसे दूरदर्शी।
साम्राज्य का विभाजन हो गया। पूर्वी भाग मगध और पश्चिमी भाग अलग-अलग शासकों के अधीन हो गए। दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान की, जबकि संप्रति जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने जैन मिशनरियां भेजीं। लेकिन कुल मिलाकर इनका शासन कमजोर रहा। प्रांतों में विद्रोह बढ़े और केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ गया। मौर्य पतन के कई कारण थे। पहला, कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक जैसे महान शासक के बाद कोई सक्षम नेता नहीं उभरा, जिससे प्रशासनिक कमजोरी आई। दूसरा, अत्यधिक केंद्रीकरण। अर्थशास्त्र आधारित व्यवस्था राजा पर निर्भर थी। कमजोर राजा से पूरा तंत्र प्रभावित हुआ। तीसरा, आर्थिक संकट। अशोक की जन कल्याणकारी नीतियां, अस्पताल, सड़कें, मिशनरियां और धम्म प्रचार पर भारी खर्च हुआ, जिससे खजाना खाली हुआ। कर व्यवस्था कठोर हो गई और व्यापार प्रभावित हुआ। चौथा, धार्मिक असंतोष। अशोक की बौद्ध प्रेरित धम्म नीति से ब्राह्मण वर्ग नाराज था, क्योंकि उन्हें कम संरक्षण मिला। कुछ ग्रंथों में बौद्ध भिक्षुओं की बढ़ती शक्ति का भी उल्लेख है। पांचवां, बाहरी आक्रमण। उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक राजाओं ने आक्रमण किए, जिससे प्रांत अलग हो गए। दक्षिण में भी स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। अंतिम झटका 185 ईसा पूर्व लगा, जब मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। बाणभट्ट के हर्षचरित और अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि पुष्यमित्र ने सेना परेड के दौरान बृहद्रथ को मार डाला और स्वयं सत्ता हथिया ली। इस तरह शुंग वंश की स्थापना हुई, जो ब्राह्मण वंश था, और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित किया। कुछ बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यावदान में पुष्यमित्र को बौद्ध विरोधी बताया गया है, जो स्तूप नष्ट करते थे, लेकिन ये विवादास्पद है। शुंग वंश ने इंडो ग्रीक आक्रमणों को रोका और संस्कृति को बढ़ावा दिया। मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग 137 वर्षों बाद हुआ, लेकिन ये अचानक नहीं था। धीरे धीरे कमजोरी बढ़ी। मौर्य साम्राज्य की विरासत अमर है। इसने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता दी, जो बाद के साम्राज्यों गुप्त, मुगल के लिए आदर्श बनी। अशोक की धम्म नीति ने अहिंसा, सहिष्णुता और जन कल्याण की अवधारणा स्थापित की, जो गांधी जी के आंदोलन और आधुनिक भारत के संविधान में प्रतिबिंबित होती है। बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया मौर्य काल की देन है। प्रशासनिक मॉडल, जासूसी, कर व्यवस्था, प्रांत विभाजन सदियों तक प्रभावी रहा। कला में स्तंभ, स्तूप और गुफाएं भारतीय वास्तुकला की नींव बनी। मौर्य काल ने दिखाया कि एक साम्राज्य युद्ध से नहीं, बल्कि नैतिकता और कल्याण से महान बनता है। इसका पतन सिखाता है कि मजबूत नेतृत्व और संतुलित नीतियां कितनी आवश्यक हैं। मौर्य वंश भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, जिसकी छाप आज भी विश्व में दिखती है, चाहे अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज में हो या धम्म के सिद्धांत शांति के प्रतीक के रूप में। मौर्य साम्राज्य की समग्र विरासत और ऐतिहासिक महत्व। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को राजनैतिक रूप से एकीकृत किया, बल्कि विश्व स्तर पर शांति, नैतिकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक नई मिसाल कायम की। ये साम्राज्य मात्र 137 वर्षों तक चला, लेकिन इसकी विरासत हजारों वर्षों तक प्रभावी रही और आज भी भारत तथा विश्व की संस्कृति, राजनीति और धर्म में जीवित है। मौर्य काल ने दिखाया कि एक साम्राज्य केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, जनकल्याण और सहिष्णुता से महान बनता है। चंद्रगुप्त की विजयों, बिंदुसार की स्थिरता और विशेष रूप से अशोक की धम्म नीति ने भारत को एक नई दिशा दी, जो आधुनिक भारत के निर्माण में आधार बनी। राजनीतिक एकता की विरासत। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को एक छत के नीचे लाया। इससे पहले भारत छोटे छोटे गणराज्यों और राज्यों में बटा था। चंद्रगुप्त और अशोक ने हिमालय से दक्कन तक तथा अफगानिस्तान से बंगाल तक एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। ये एकता बाद के साम्राज्यों जैसे गुप्त, चोल, मुगल और ब्रिटिश काल के लिए प्रेरणा बनी। आधुनिक भारत में भी अखंड भारत की अवधारणा मौर्य काल से प्रेरित है। मौर्य प्रशासन की कुशलता, प्रांत विभाजन, जासूसी तंत्र, कर व्यवस्था ने बाद के शासकों को मॉडल प्रदान किया। धम्म और अहिंसा का विश्वव्यापी प्रभाव। अशोक की धम्म नीति विश्व इतिहास की अनोखी घटना है, जहां एक सम्राट ने युद्ध त्याग कर नैतिक विजय को अपनाया। धम्म के सिद्धांत अहिंसा,
करुणा, सहिष्णुता ने बौद्ध धर्म को न केवल भारत बल्कि श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मध्य एशिया और भूमध्य सागर तक फैलाया। आज विश्व में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी अशोक की मिशनरियों की देन हैं। धम्म ने महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन को प्रेरित किया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में शांति के प्रतीक के रूप में जगह पाई। राष्ट्रीय प्रतीकों में मौर्य छाप। आधुनिक भारत में मौर्य विरासत स्पष्ट दिखती है। सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो संसद भवन, मुद्रा और सरकारी दस्तावेजों पर अंकित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में अशोक चक्र है, जो धम्म और न्याय का प्रतीक है। ये प्रतीक स्वतंत्र भारत ने 1947 में अपनाए, जो मौर्य गौरव को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक और कलात्मक योगदान। मौर्य कला ने भारतीय वास्तुकला की नींव रखी। पॉलिश्ड स्तंभ, स्तूप और गुफाएं बाद के गुप्त और पल्लव काल को प्रभावित करती रहीं। अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ राज्य शासन का क्लासिक बना। मौर्य काल ने विदेशी प्रभावों ग्रीक, पर्शियन को भारतीय परंपरा में समाहित करके एक नई संश्लिष्ट संस्कृति की शुरुआत की। आधुनिक प्रासंगिकता। आज के भारत में मौर्य साम्राज्य एकता, सेक्युलरिज्म और कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। अशोक की धम्म नीति संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता से मेल खाती है। विश्व स्तर पर अशोक को शांति का दूत माना जाता है। मौर्य काल हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग जन कल्याण में है और कमजोर नेतृत्व साम्राज्यों को गिरा सकता है। ये इतिहास की वो गाथा है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मौर्य साम्राज्य न केवल भारत का स्वर्ण युग था, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श भी। ये मौर्य वंश की पूरी कहानी का समापन है, एक ऐसा साम्राज्य जो उदय से चरम और पतन तक मानव इतिहास की अनंत शिक्षा देता है। मौर्य साम्राज्य के स्रोत और आधुनिक इतिहास लेखन। मौर्य साम्राज्य की इतिहास रचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि उस काल के समकालीन लिखित दस्तावेज बहुत कम हैं और जो उपलब्ध हैं वे विभिन्न परंपराओं और भाषाओं से आते हैं। मौर्य इतिहास का पुनर्निर्माण मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्रोतों पर आधारित है: पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। इन स्रोतों का संयोजन हमें मौर्य काल की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है, लेकिन कई जगहों पर विरोधाभास और खाली स्थान भी हैं। आधुनिक इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विश्लेषण करके मौर्य साम्राज्य को प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण युग घोषित किया है। पुरातात्विक स्रोत सबसे विश्वसनीय हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख। लगभग 40 से अधिक स्थलों पर मिले ये लेख प्राकृत, ग्रीक, आरामी और खरोष्ठी लिपियों में हैं। ये समकालीन हैं और अशोक स्वयं अपनी नीतियों, पश्चाताप और जन कल्याण के कार्यों का वर्णन करते हैं। स्तंभों की पॉलिश, सिंह राजधानी और स्तूपों की मूल संरचना मौर्य कला की उत्कृष्टता दिखाती है। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के अवशेष, कुमारहार में मिला स्तंभों का हाल और तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल मौर्य साम्राज्य की भव्यता के प्रमाण हैं। सिक्के, पंचमाग्ड और NBW मिट्टी के बर्तन भी आर्थिक समृद्धि दर्शाते हैं। विदेशी वृत्तांत में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका। हालांकि मूल पुस्तक नहीं बची, लेकिन स्ट्रैबो, एरियन और प्लिनी जैसे लेखकों के उद्धरणों में इसके टुकड़े मिलते हैं। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार, पाटलिपुत्र की भव्यता, सेना और समाज के 7 वर्गों का वर्णन किया। ये यूरोपीय दृष्टि से भारत का पहला लिखित विवरण है। अन्य ग्रीक लेखक जैसे टॉलेमी और प्लिनी ने भी मौर्य काल की जानकारी दी। भारतीय साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। ये राज्य शासन, अर्थनीति, जासूसी और युद्ध नीति का विश्वकोश है। अधिकांश विद्वान इसे चाणक्य यानी चंद्रगुप्त के मंत्री की रचना मानते हैं, हालांकि कुछ इसे बाद का संकलन कहते हैं। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त नाटक चंद्रगुप्त और चाणक्य की राजनीतिक चालों का नाटकीय वर्णन करता है। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य में मौर्य वंशावली दी गई है, लेकिन तिथियों और नामों में मतभेद हैं। धार्मिक ग्रंथ बौद्ध और जैन परंपराओं से आते हैं। बौद्ध ग्रंथ जैसे महावंश, दीपवंश, अशोकावदान और दिव्यावदान अशोक के बौद्ध बनने और श्रीलंका मिशन का वर्णन करते हैं। जैन ग्रंथ पारिशिष्ट पर्वन चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने और श्रवण बेलगोला में देह त्याग की कथा कहते हैं। ये ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, इसलिए उनमें किंवदंतियां भी मिलती हैं। आधुनिक इतिहास लेखन में 19वीं सदी से मौर्य इतिहास का पुनरुत्थान हुआ।
जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ी, जिससे अशोक के शिलालेख समझ आए। विंसेंट स्मिथ, रोमिला थापर, उपिंदर सिंह, नयनजोत लाहिरी जैसे इतिहासकारों ने मौर्य काल पर विस्तृत कार्य किए। कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं: अर्थशास्त्र की तिथि, अशोक की क्रूरता की कहानियां, पतन के कारण। लेकिन कुल मिलाकर मौर्य काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ये स्रोत मिलकर हमें एक ऐसे साम्राज्य की तस्वीर देते हैं जो शक्ति, नैतिकता और संस्कृति का अनोखा संगम था। मौर्य इतिहास की खोज आज भी जारी है और नए पुरातात्विक खनन नई जानकारियां दे रहे हैं। इस प्रकार मौर्य वंश की पूरी गाथा समाप्त होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें एकता, अहिंसा और न्याय की प्रेरणा देती है। मौर्य साम्राज्य की तुलना अन्य प्राचीन साम्राज्यों से और उसका वैश्विक महत्व। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन विश्व के समकालीन महान साम्राज्यों में एक अनोखी जगह रखता है। उस समय विश्व में 4 प्रमुख साम्राज्य थे: मौर्य भारत में, हान चीन में, हेलेनिस्टिक साम्राज्य सेल्यूकस और टॉलेमी मध्य एशिया मिस्र में, और रोमन गणराज्य इटली में, जो बाद में साम्राज्य बना। इनमें मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल, जनसंख्या और प्रशासनिक कुशलता में सबसे बड़ा था। इसका वैश्विक महत्व इसलिए है कि यह पहला साम्राज्य था जिसने सैन्य विजय के बाद युद्ध त्याग कर नैतिकता और कल्याणकारी राज्य की नीति अपनाई। एक ऐसी मिसाल जो विश्व इतिहास में दुर्लभ है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की तुलना में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बड़े हिस्से शामिल थे। समकालीन सेल्यूकिड साम्राज्य इससे छोटा था। हान चीन लगभग बराबर लेकिन कम घनी आबादी वाला। रोमन गणराज्य उस समय केवल इटली तक सीमित था। जनसंख्या में भी मौर्य आगे था, अनुमानित 3 से 5 करोड़, जबकि चीन में 5 से 6 करोड़, लेकिन विशाल क्षेत्र में बिखरी हुई। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को विश्व का सबसे बड़ा नगर बताया, जो अलेक्जेंड्रिया और रोम से बड़ा था। प्रशासनिक तुलना में मौर्य प्रशासन अर्थशास्त्र पर आधारित था, जो अत्यंत केंद्रीकृत और कुशल था। चीन के हान साम्राज्य में कन्फ्यूशियस आधारित नौकरशाही थी, लेकिन मौर्य की जासूसी और कर व्यवस्था अधिक विकसित थी। हेलेनिस्टिक साम्राज्यों में ग्रीक शहर राज्यों की परंपरा थी, जबकि मौर्य में ग्राम से लेकर प्रांत तक एक रूप व्यवस्था। रोमन गणराज्य में सेनेट और मजिस्ट्रेट थे, लेकिन मौर्य में राजा सर्वोच्च था। मौर्य की विशेषता थी जनकल्याण, अस्पताल, सड़कें, वृक्षारोपण, जो अन्य साम्राज्यों में नहीं था। धार्मिक और नैतिक नीति में अनोखापन। अन्य साम्राज्यों में धर्म राज्य प्रचार का साधन था। चीन में कन्फ्यूशियस, रोम में बहुदेववाद, हेलेनिस्टिक में ग्रीक देवता। लेकिन अशोक ने धम्म अपनाकर सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया और अहिंसा को राज्य नीति बनाया। यह विश्व इतिहास में पहली बार हुआ जब एक सम्राट ने युद्ध त्याग कर नैतिक मिशनरियां भेजीं। चीन या रोम में ऐसा नहीं हुआ। अशोक को विश्व का पहला कल्याणकारी राजा कहा जाता है। सैन्य शक्ति की तुलना में मौर्य सेना 6 लाख पैदल और 9,000 हाथी विश्व की सबसे बड़ी थी। हाथी युद्ध में मौर्य की विशेषता थी, जो ग्रीक सेनाओं को भयभीत करते थे, जैसे सेल्यूकस ने 500 हाथी लिए। हान चीन की सेना बड़ी थी लेकिन घुड़सवार आधारित। रोमन लीजन बाद में प्रसिद्ध हुए। मौर्य की गोपनीयता और गुरिल्ला युद्ध तकनीक चाणक्य की देन थी। वैश्विक महत्व में मौर्य साम्राज्य ने एशिया में सांस्कृतिक पुल का काम किया। ग्रीक, पर्शियन और भारतीय संस्कृतियों का संश्लेषण। गांधार कला बाद में इसी से निकली। बौद्ध धर्म का प्रसार एशिया में मौर्य मिशनरियों से हुआ, जो आज विश्व धर्म है। आधुनिक समय में अशोक को नेहरू, गांधी और दलाई लामा जैसे नेता प्रेरणा मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में शांति के प्रतीक के रूप में अशोक चक्र का महत्व है। मौर्य साम्राज्य हमें सिखाता है कि शक्ति का सही कि साम्राज्य केवल विजय से नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों से अमर होते हैं। अन्य प्राचीन साम्राज्यों की तरह ये भी गिरा, लेकिन इसकी धम्म नीति ने इसे विश्व इतिहास में अलग स्थान दिया। एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार से नहीं, करुणा से जीता। इसके साथ मौर्य वंश पर यह ग्रंथ समाप्त होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें एकता, अहिंसा और न्याय की प्रेरणा देती है। मौर्य साम्राज्य की महिलाओं की भूमिका, समाज और दैनिक जीवन। मौर्य साम्राज्य के समाज और दैनिक जीवन को समझने के लिए महिलाओं की स्थिति और भूमिका को जानना आवश्यक है, क्योंकि वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं।
हालांकि पुरुष प्रधान व्यवस्था में उनकी स्थिति सीमित थी। मौर्य काल के स्रोत अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख और धार्मिक ग्रंथ महिलाओं के बारे में सीमित लेकिन मूल्यवान जानकारी देते हैं। ये स्रोत दर्शाते हैं कि मौर्य समाज में महिलाएं घरेलू जीवन, अर्थव्यवस्था, धर्म और कभी-कभी राजनीति में भी सक्रिय थीं, लेकिन कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक ढांचे के अधीन। महिलाओं की स्थिति वर्ग, क्षेत्र और धर्म के अनुसार भिन्न थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिलती थी, जबकि निम्न वर्ग की महिलाएं श्रम और उत्पादन में अधिक योगदान देती थीं। मेगस्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया, जिसमें महिलाएं विभिन्न भूमिकाओं में दिखती हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं दरबार में महत्वपूर्ण थीं। चंद्रगुप्त की रानी दुर्धरा और अशोक की रानियां जैसे देवी, असंधिमित्रा, पद्मावती, तिष्यरक्षिता और कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में कारुवाकी को द्वितीय रानी कहा गया है, जिन्हें धम्म संबंधी दान करने का अधिकार था। ये दर्शाता है कि रानियां न केवल राजकीय जीवन में भागीदार थीं, बल्कि धार्मिक और दान कार्यों में भी स्वतंत्रता रखती थीं। कुछ कथाओं में तिष्यरक्षिता को अशोक के अंतिम दिनों में राजनीतिक षड्यंत्रों से जोड़ा जाता है, जो महिलाओं की राजनीतिक प्रभाव की संभावना दिखाती है। अर्थशास्त्र में वेश्याओं यानी गणिकाओं का विशेष उल्लेख है। वे उच्च शिक्षित होती थीं, नृत्य संगीत में निपुण और राज्य द्वारा नियंत्रित होती थीं। गणिकाएं जासूसी कार्य भी करती थीं, जो कौटिल्य की रणनीति का हिस्सा था। इससे पता चलता है कि कुछ महिलाएं राज्य तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। दैनिक जीवन में महिलाओं की मुख्य भूमिका घरेलू थी। अर्थशास्त्र में महिलाओं को सूत कातना, कपड़ा बुनना, खाना बनाना और बच्चों का पालन पोषण करने वाली बताया गया है। निम्न वर्ग की महिलाएं खेतों में काम करती थीं, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में श्रम की जरूरत थी। मेगस्थनीज ने लिखा कि महिलाएं बाजारों में खरीदारी करती थीं और कुछ स्वतंत्र व्यापार भी। विवाह व्यवस्था में दहेज प्रथा थी और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी, जैन और बौद्ध प्रभाव से। सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, ये बाद में आई। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार सीमित था, लेकिन स्त्री धन यानी विवाह में मिली संपत्ति पर उनका नियंत्रण था। शिक्षा में उच्च वर्ग की लड़कियां वेद, कला और घरेलू कौशल सीखती थीं, जबकि गणिकाओं को 64 कलाओं की शिक्षा मिलती थी। धार्मिक जीवन में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय थी। अशोक की पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार किया और भिक्षुणी संघ की स्थापना की। इससे पता चलता है कि महिलाएं धम्म मिशनरियों में शामिल थीं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भिक्षुणियां और उपासिकाएं प्रमुख हैं। अशोक के शिलालेखों में महिलाओं से विशेष अपील है कि वे धम्म का पालन करें, बुजुर्गों की सेवा, दान और अहिंसा। ये दर्शाता है कि धम्म नीति में महिलाओं को महत्वपूर्ण माना गया। जैन परंपरा में चंद्रगुप्त की पुत्री या पोती के जैन भिक्षुणी बनने की कथाएं हैं। लोक धर्म में यक्षी पूजा प्रचलित थी और दीदारगंज यक्षी जैसी मूर्तियां महिलाओं की सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक हैं। मौर्य समाज में महिलाओं की स्थिति अन्य प्राचीन सभ्यताओं से तुलना करने पर मिश्रित दिखती है। ग्रीक समाज में महिलाएं अधिक सीमित थीं, जबकि मौर्य में कुछ स्वतंत्रता थी, लेकिन कुल मिलाकर पितृसत्ता हावी थी। महिलाएं पुरुषों यानी पिता, पति, पुत्र के अधीन रहती थीं। दासियां और श्रमिक महिलाएं सबसे शोषित थीं। फिर भी मौर्य काल महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत उदार था, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म ने उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी। समाज का दैनिक जीवन शांतिपूर्ण और समृद्ध था। मेगस्थनीज ने लिखा कि अपराध कम थे, लोग सादा जीवन जीते थे और शाकाहार प्रचलित था। त्योहार, नृत्य संगीत और शिकार मनोरंजन थे। महिलाएं इनमें भाग लेती थीं। मौर्य काल की महिलाएं समाज की रीढ़ थीं। घर से लेकर धर्म तक उनका योगदान था। हालांकि उनकी आवाज स्रोतों में कम सुनाई देती है, लेकिन उपलब्ध प्रमाण दर्शाते हैं कि वे निष्क्रिय नहीं थीं। ये अध्याय मौर्य समाज को पूर्ण बनाता है, जो दिखाता है कि एक महान साम्राज्य केवल राजाओं से नहीं, बल्कि उसके लोगों, विशेषकर महिलाओं से बनता है। मौर्य महिलाओं की कहानी सहनशीलता, योगदान और सीमित स्वतंत्रता की कहानी है, जो प्राचीन भारत की सामाजिक जटिलता को उजागर करती है। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, व्यापार और दैनिक जीवन।
मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था प्राचीन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय थी, जो अपनी संगठित संरचना, राज्य नियंत्रण और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। ये अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन उद्योग, खनन, शिल्प और व्यापार ने इसे और मजबूत बनाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था का केंद्र था। राजा को न केवल खजाना, कोष भरने की जिम्मेदारी थी, बल्कि जनता की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करना भी उसका कर्तव्य था। अर्थशास्त्र में 7 प्रमुख अंग बताए गए हैं: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, जिनमें कोष यानी अर्थव्यवस्था को साम्राज्य की रीढ़ कहा गया है। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था इतनी विकसित थी कि मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्री आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लिखा कि भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है कि साल में 2 फसलें होती हैं और कर की दर भी उचित है, जिससे जनता समृद्ध रहती है। ये अर्थव्यवस्था न केवल आत्मनिर्भर थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी जुड़ी हुई थी, जो साम्राज्य को विश्व पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनाती थी। कृषि, अर्थव्यवस्था की आधारशिला। मौर्य अर्थव्यवस्था का 80-90% हिस्सा कृषि से आता था। गंगा, यमुना, सोन और अन्य नदियों की घाटियां अत्यंत उपजाऊ थीं, जहां धान, गेहूं, जौ, दलहन, तिल, सरसों, कपास, गन्ना और विभिन्न फल सब्जियां उगाई जाती थीं। अर्थशास्त्र में कृषि को विष्टि कहा गया है। राज्य ने कृषि विकास के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था विकसित की। नहरें खुदवाईं, तालाब और जलाशय बनवाए तथा कुएं गहराई तक खोदे। अशोक के शिलालेखों में सड़कों के साथ साथ कुओं और छायादार वृक्षों का उल्लेख है, जो कृषि और यात्रा दोनों के लिए उपयोगी थे। राज्य की अपनी भूमियां थीं, सीता भूमि, जहां दास या मजदूर काम करते थे और पूरी उपज राज्य को जाती थी। निजी किसान भूमि कर देते थे, जो सामान्यतः उपज का 1/6 भाग था, लेकिन सूखे या बाढ़ में छूट मिलती थी। अर्थशास्त्र में कर की दर को लचीला बताया गया है, अच्छी फसल में अधिक, खराब में कम। किसानों को बीज, औजार और पशु राज्य से ऋण पर मिलते थे। पशुपालन भी कृषि का हिस्सा था। गाय, बैल, भैंस, भेड़ और हाथी पाले जाते थे। मेगास्थनीज ने लिखा कि भारतीय किसान युद्ध में भाग नहीं लेते, बल्कि खेतों में काम करते रहते हैं, क्योंकि राज्य उन्हें सुरक्षा देता है। ये नीति कृषि उत्पादन को निरंतर बनाए रखती थी। कृषि की ये मजबूती साम्राज्य की सेना और शहरों को भोजन उपलब्ध कराती थी। उद्योग और शिल्प, राज्य नियंत्रित उत्पादन। कृषि के साथ साथ उद्योग और शिल्प मौर्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। अर्थशास्त्र में उद्योगों को राज्य के एकाधिकार में रखने की सलाह दी गई है, विशेषकर खनन और महत्वपूर्ण वस्तुओं के। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, रत्न, हीरा और माणिक्य और नमक के खनन पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। दक्षिण भारत और दक्कन से रत्न, राजस्थान से तांबा और अफगानिस्तान से सोना आता था। खदानों में मजदूर और कैदी काम करते थे। धातु कार्य में लोहे के औजार, हथियार और कृषि उपकरण बनाए जाते थे। कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े बुनाई जाती थीं। पाटलिपुत्र और उज्जैन जैसे शहर कपड़ा केंद्र थे। आभूषण निर्माण, चमड़ा कार्य, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और शिप निर्माण भी फले फूले। शिल्पकार संघों में संगठित थे, जो गुणवत्ता नियंत्रण करते थे और राज्य से लाइसेंस लेते थे। अर्थशास्त्र में शिल्पकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी और कार्य घंटे निर्धारित करने का उल्लेख है। महिलाएं भी सूत कातने और बुनाई में योगदान देती थीं। राज्य उद्योगों से कर वसूलता था और निर्यात को प्रोत्साहन देता था। व्यापार, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। मौर्य काल में व्यापार अर्थव्यवस्था की जान था। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के माध्यम से होता था। उत्तरापथ तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक और दक्षिणापथ पाटलिपुत्र से दक्षिण भारत तक प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। इन पर विश्राम गृह, कुएं और सुरक्षा चौकियां थीं। नदियों पर नावें माल ढोती थीं। बाजारों में दैनिक वस्तुएं, अनाज, कपड़े और लग्जरी सामान बिकता था। व्यापारियों के संघ थे, जो कीमतें नियंत्रित करते थे। राज्य व्यापार पर कर लगाता था, आयात निर्यात शुल्क और बिक्री कर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रोम, ग्रीक राज्य, मिस्र, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से था। निर्यात में मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, कपास, रेशम, हाथी दांत, रत्न और मोती और औषधीय जड़ी बूटियां प्रमुख थीं। आयात में घोड़े, उत्तर पश्चिम से शराब, सोना और कांच के बर्तन।
बंदरगाह जैसे ताम्रलिप्टी, बंगाल, भड़ौच, गुजरात और मुजरिस केरल व्यस्त रहते थे। मेगास्थनीज ने लिखा कि भारतीय व्यापारी समृद्ध और ईमानदार थे। सिक्कों की मानकीकृत व्यवस्था, पंचमाग्ड शिल्वर के करशापण व्यापार को आसान बनाती थी। मुद्रा और कर व्यवस्था। मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली विकसित थी। मुख्य सिक्के चांदी के पंचमाग्ड थे, जिन पर सूर्य, चंद्र, पशु और वृक्ष जैसे चिन्ह अंकित थे। ये सिक्के वजन और शुद्धता में मानकीकृत थे। तांबे के सिक्के भी छोटे लेन देन के लिए थे। राज्य सिक्के ढालता था और नकली सिक्कों पर कड़ी सजा थी। कर व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। भूमि कर, व्यापार कर, उद्योग कर, शुल्क और जुर्माना। अर्थशास्त्र में 30 से अधिक कर स्रोत बताए गए हैं। अशोक के समय धम्म नीति से कुछ करों में छूट दी गई। दैनिक जीवन, समृद्धि और अनुशासन। मौर्य अर्थव्यवस्था की समृद्धि दैनिक जीवन में झलकती थी। शहरों जैसे पाटलिपुत्र में चौड़ी सड़कें, नालियां, भव्य महल और बाजार थे। मेगास्थनीज ने लिखा कि अपराध इतने कम थे कि दरवाजे खुले रहते थे। लोग सादा जीवन जीते थे, सूती कपड़े पहनते, शाकाहारी भोजन करते और त्योहार मनाते। ग्रामीण जीवन कृषि केंद्रित था। संयुक्त परिवार, पशुपालन और गांव के मेले। मनोरंजन में नृत्य, संगीत, शिकार, द्वित और धार्मिक उत्सव। महिलाएं घरेलू कामों के साथ शिल्प में योगदान देती थीं। अशोक के धम्म से दैनिक जीवन में अहिंसा, दान और नैतिकता बढ़ी। पशु हत्या कम हुई। अस्पताल और विश्राम गृह बने। समाज में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन गतिशीलता भी। शिल्पकार और व्यापारी समृद्ध थे। दास प्रथा थी, लेकिन कैदी और युद्धबंदी मुख्य दास होते थे।